नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाई गई हनुमान जयंती। शहर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन, भक्त उमड़े दर्शन के लिए। डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने किसानों को नर्मदा कैनाल में से पानी मुहैया करवाने की मांग करते हुए लिखा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र। कुकस के युवा मनीष पटेल की ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर लिबरल पार्टी में से हुई नियुक्ति। परिजन और गांव में खुशी का माहौल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल रात को प्रताप नगर रोड पर मौजूद अल्पना थिएटर में एक घटना घटी। दरअसल जब केजीएफ फिल्म को अल्पना थिएटर में फिल्माया जा रहा था, उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से वहां पर तोड़फोड़ की गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फिल्म के दौरान कुछ लोग गलत सीट पर बैठे थे, जिसके चलते अन्य लोगों की ओर से जब इस मामले आवाज उठाई गई तब थिएटर के अंदर उन असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करके पर्दा भी फाड़ दिया, जिसके चलते फिल्म रुक गई और फिल्म देखने आए लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इस घटना के चलते थिएटर के मैनेजर की ओर से पुलिस को जानकारी दे दी गई थी और पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंच गया था। अब इस मामले में थिएटर के मैनेजर की प्रतिक्रिया सामने आई है। एवं बन्यो कि जे 5-6 माणसों आया था, ये पीधेली हालत में था અને તે લોકોએ ખોટી સીટ પર બેસી જતા અમારે ટિકિટ ચેકરે કીધું કે ભાઈ આ તમારી ટિકિટ છે નથી, તમે અહીંથી ઉઠી તમારી સીટ પર બેસો। તો એ લોકો ગુસ્સે થઈ મારા માણસ જે અમારો ટિકિટ ચેકર હતો એ માણસની ફેટ પકડી એને માર્યો। એના પછી એ લોકોએ પબ્લિકમાં હોબાળો મચાયો અને પડદો ફાડી નાખ્યો અને થોડી બહુ સીટો ફાડી અને ઓફિસના દરવાજાને એ બધું ફાડી નાખ્યું, તોડી નાખ્યું। પોલીસને બોલાઈ ગયા, એ ટાઈમ પર આવી ગયા હતા। એના પછી એ માણસો તો ભાગી ગયા, અજાણ્યા હતા, પણ એ ટાઈમે બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું। પણ અમે બધા પ્રેક્ષકોને રિફંડ આપવું પડ્યું તે વખતે, કારણ કે પડદો જ ફાટી ગયો હતો એટલે ચલચિત્ર ના ચાલી શકે। डभोई के विधायक शैलेश मेहता की अगुवाई में केलनपुर दादा भगवान संकुल पर पंचायत महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सरकार की ओर से मंजूर किए गए विकास के कार्यों का वितरण करवाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिगम के मुताबिक पूरे देश भर में इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए डभोई के विधायक शैलेश मेहता की अगुवाई में केलनपुर दादा भगवान संकुल पर पंचायत महासम्मेलन का आयोजन करवाया गया। दरअसल सरकार की विभिन्न विकास लक्ष्य योजनाओं में से 20 करोड़ के अधिक के विकास के कार्य मंजूर किए गए हैं। इस पंचायत महासम्मेलन के दौरान इन मंजूर हुए कार्यों का वितरण किया गया। दरअसल इस मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता की ओर से 113 ग्राम पंचायत के सरपंचों को साथ में रखकर विकास के कार्यों को मंजूर करवाया गया। इस मौके पर सांसद गीताबेन राठवा, तालुका पंचायत नगर पालिका के प्रमुख, तालुका और जिला शिक्षा समिति के चेयरमैन समेत कई अग्रणी पदाधिकारी उपस्थित रहे। का अमृत महोत्सव અને સામાજિક ન્યાય પખવાડિયાને અંતર્ગત આજે ડભોઈ વિધાનસભા વિસ્તારના પંચાયતના સરપંચો, ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો, તાલુકા પંચાયત સભ્યો અને ગ્રામ પંચાયતોને જે વિવિધ યોજનાઓમાંથી ગ્રાન્ટો ફાળવવામાં આવી છે એની જાણકારી આપવાની તથા જે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં થનાર છે એ તમામની માહિતી આપવા માટેનું એક પંચાયતી મહાસંમેલન અહીંયા આગળ રાખવામાં આવ્યું હતું કેલનપુર ખાતે। મોટી સંખ્યામાં ગામોના સરપંચો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા। ડભોઈ વિધાનસભાના ડભોઈ તાલુકા અને વડોદરા તાલુકાના 113 ગામોના સરપંચોને 20 કરોડ ઉપરાંતની ગ્રાન્ટ અને એની જાણકારી એમને આપવામાં આવી છે અને વિવિધ કામો હાથ પર લેવામાં આવ્યા છે અને લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે કે આટલા વર્ષોમાં જે રીતે કામગીરી નથી થઈ એ પ્રમાણેની કામગીરી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારમાં થઈ રહી છે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અને સામાજિક ન્યાય પખવાડિયા અંતર્ગત આજે ડભોઈ વિધાનસભામાં
એક ખૂબ સરસ મહાસંમેલન દાદા ભગવાનના પવિત્ર ધામમાં કરવામાં આવ્યું. સરકારની વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ જે ગામડાના વિકાસ માટે, ગામડાને પડતી મુશ્કેલીઓ માટે જે વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ અને વિવિધ પ્રકારના આયોજનોમાંથી જે કામો મંજૂર થયા છે એ આ ડભોઈ વિધાનસભાના કુલ 20 કરોડ માતબર રકમ પહેલી વાર આટલી બધી મોટી રકમ મંજૂર થઈ છે. તો આ તમામ જે મંજૂર થયેલા કામોના ઓર્ડરો અને અહીંયા જે પંચાયતના સરપંચશ્રીઓ, સભ્યશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ અને જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ અને સંગઠનના હોદ્દેદારો જે અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને સૌને આ યોજનાઓ વિશે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. આગામી દિવસોમાં જ્યારે 2022ની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે ત્યારે આ જે આયોજનોના કામો એ સૌને એની જાણકારી રહે એના માટેનું આ એક ખૂબ કહેવાય કે માન્ય મોદી સાહેબનો મંત્ર, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ, સૌને સાથે લઈને આ જે યોજના છે એ ગામડા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. वडोदरा महानगर पालिका की ओर से ईद के सम्मेलन का आयोजन करवाया जाए, ऐसी मांग के साथ आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी सेल की ओर से डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के वक्त से ही ईद के सम्मेलन का आयोजन वडोदरा महानगर पालिका की ओर से करवाया जाता था. कांग्रेस के शासनकाल में भी पालिका की ओर से ईद के सम्मेलन का आयोजन होता था, ऐसा आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी सेल का कहना है. हालांकि बीते कुछ सालों से ये सम्मेलन बंद करवा दिया गया है. ऐसे में ईद के सम्मेलन को फिर से शुरू करवाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका की ओर से ईद के सम्मेलन का इस बार आयोजन किया जाए, ऐसी मांग के साथ आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी सेल की ओर से डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया. इस मामले में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष अमीनाबेन शेख की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई. બહુ દુઃખ સાથે મારે આજે કહેવું પડે છે કે જે ઈદ સંમેલનની પ્રથા આજથી 25-27 વર્ષ પહેલાં ચાલતી હતી, રાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના ટાઈમથી આ પ્રથા ચાલુ હતી. આ સત્તા પક્ષ જે દિવસથી સત્તામાં બેઠી છે આ પ્રથા બંધ કરવામાં આવી. સત્તા પક્ષ હોય કે વિરોધ પક્ષ હોય, બંનેમાંથી કોઈ બી પ્રયત્ન બી નથી કર્યું કે આ પ્રથાને ચાલુ કરો. કેમ ભાઈ? મુસ્લિમ ધર્મ ભારત દેશનો બીજા નંબરનો સૌથી મોટો ધર્મ છે. તમે બાકી ધર્મનો ઉજવણી કરો છો તો મુસ્લિમ રમઝાન ઈદ સૌથી મોટો તહેવાર છે અમારો. આ તહેવારમાં શું થાય? લોકો એકબીજાને મળે, ગળે મળે, લોકો એક તમારી દુશ્મની હોય કે નફરત હોય એ ભૂલી જાય. તો આ અત્યારે જરૂરત છે. જે દેશમાં માહોલ ચાલી રહ્યો છે એ માહોલને અટકાવવા માટે બી આ એક બહુ સારો કદમ હશે. તો અમે આજે મેયરશ્રીને અને કમિશનરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે कि आ ईद सम्मेलन तमे आयोजन करो. आज हनुमान जयंती है, जिसके चलते शहर में सुबह से ही हनुमान जी मंदिरों में भक्त भारी तादाद में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में हरणी इलाके में जो भीड़ भंजन मारुति मंदिर मौजूद है, वहां पर आज काफ़ी धामधूम देखने मिल रही है. दरअसल हनुमान जयंती के चलते सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में वहां पर दर्शन के लिए इकट्ठा हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इसके अलावा मंदिर में भी विशेष पूजा आरती का आयोजन करवाया गया है और साथ ही मंदिर में हेमकुरत पर्वत तैयार करवाया गया है, जो इस वक्त भक्तों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. तो वहीं इस दौरान जो भक्त हनुमान जी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, वो कोरोना महामारी से विश्व को निजात दिलवाने की कामना कर रहे हैं. आ वर्ष के अंदर महामारी नो अंत જે ગતિ છે કે જે લોકોની અંદર ભય હતો, હવે ધીરે ધીરે ઉત્સાહ જાગી રહ્યો છે કે મહામારીનું સમાપન થઈ રહ્યું છે. એની એક સર્વપ્રથમ ખુશી છે. ત્યારબાદ કે જે અમારા મંદિરનો જે ઇતિહાસ છે, જે વિશ્વામિત્ર મહાત્મય છે, જેની અંદર હજારો વર્ષો પહેલાં પાંડુલિપિમાં લખાયેલું હતું, એ ગ્રંથ સદગ્રંથની અમને પ્રાપ્તિ થઈ છે, એ બીજી ખુશી છે. અને ત્રીજી ખુશી એ છે કે શનિવાર છે
હનુમાન જયંતિનો દિવસ છે અને એમ કહેવાય છે કે આ દિવસે ખૂબ જ સુંદર રીતે જો હનુમાનજીની અંદર જે ભગવાનનું જે અતિ પ્રિય છે તો કયું પાત્ર છે. નારદજી ભગવાન પ્રહલાદ જોડે વાત કરે છે અને કહે છે કે મારે ચિરંજીવી છે હનુમાનજી, તો ચિરંજીવીના દર્શન કરવા માટે જવું છું તો ક્યાં જવું, આવો સંવાદ બતાવ્યો છે. અભિકુદ શાંકુદના 7મા 8ના શ્લોકની અંદર મહાકવિ કાલિદાસે આનું વર્ણન કર્યું છે. એ વર્ણનને ધ્યાન રાખીને હેમકૂટ પર્વત આખા મંદિરને બનાવવામાં આવ્યો છે. કિમ પુરુષ સ્થલી બનાવવામાં આવી છે. કિમ પુરુષ સ્થલી એ છે કે જે કિન્નરોનો નિવાસ છે અને એ સ્થલી પર જે પણ જગ્યા યજ્ઞ હોમ કરે એની તુરંત સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એવી સ્થલી છે. એ સિદ્ધિ જગ્યા પર હનુમાનજી મહારાજ નિત્ય નિવાસ કરે છે. તો હેમકૂટ પર્વત, કિમ પુરુષ વર્ષ, અને જે સ્થલી પર હનુમાનજી મહારાજ ધ્યાન મુદ્રામાં બેસી અને રામકથાનું શ્રવણ કરે છે તો એવી મુદ્રા પણ બનાવીને અને જે દુર્લભ છે, અતિ દુર્લભ છે, જે દેવો એના દર્શન કરવા નિત્ય જાય છે એવા નિર્માણ આંગી કરી હનુમાનજી ધરાવવામાં આવી છે. જે દુર્લભ વસ્તુ દરેક ભક્તોને એના દર્શન થાય, જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે શાસ્ત્રનું વર્ણન કરી અને ચિત્ર બનાવી એનું અનુભૂતિ દરેક ભક્તો તરફ પહોંચે. અને જે હરણીના હનુમાનજી મહારાજ જે સ્થલી પર બિરાજમાન છે એ સ્થલી પર પ્રભુ શ્રી રામજીનું આગમન થયેલું હતું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આગમન થયેલું હતું એમ સ્કંદ પુરાણ બતાવે છે. દ્વાપર તેતાની વાત એમાં વર્ણન કરી છે. તો આ સ્થલી અતિ પવિત્ર પાવન સ્થલી છે. એમાં બિરાજતા હનુમાનજી મહારાજની મુખાકૃતિ મનુષ્ય સ્વરૂપની છે, જે મનુષ્યના દરેક સંકટો કષ્ટો દૂર કરવા માટે બિરાજમાન હોય એવી સ્થલી પર હનુમાનજી મહારાજનો આજ હનુમાનનો જન્મદિવસ ખૂબ ભવ્યતા અને દિવ્યતા જે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. केशोद के बालागाम से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देने के कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया. केशोद के बालागाम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत बालागाम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया. दरअसल प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसमें राजस्थान के भीलमाल सेंटर के मुख्य संचालिका राजयोगिनी गीताबेन की ओर से प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को जानकारी मुहैया करवाई गई. वैसे इस कार्यक्रम के तहत केशोद सेंटर के सभी अग्रणी और साथ ही जिला पंचायत के सदस्यों की और कन्या कई अग्रणियों की भी उपस्थिति रही. બહુ જ આતંક મચાવતી ત્યારે ભગવાન શક્તિઓ દ્વારા એ શક્તિને પરાસ્ત કરવા, એ શક્તિને હરાવવા, જે ખરાબ આખા વિશ્વનું વાતાવરણ બનાવવાના એ નિમિત્ત હોય છે, એના માટે કોઈ ના કોઈ દેવી શક્તિને ભગવાન પ્રગટ કરે છે. આટલા બધા પ્રયાસો કરવાની જરૂર પડી. આત્મનિર્ભર એટલે કે જે પોતાના પગ ઉપર ઊભા હોય, જે પોતાની રીતે પોતાનું જીવન કોઈ પણના આધાર લીધા વગર. તો પ્રજાપિતા બ્રહ્મા કુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય જે આખા વિશ્વમાં માત્ર જ્ઞાન જ નથી આપતી. जूनागढ़ के केशोद में जो नवाबी एयरपोर्ट मौजूद है वो काफ़ी वक्त बाद अब आखिरकार फिर से शुरू होने जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है. दरअसल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज दोपहर को 2:30 बजे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिंद्र राय सिंधिया के हाथों इस एयरपोर्ट से केशोद से बॉम्बे तक की फ़्लाइट को शुरू करवाया जाएगा. वैसे आम जनता के लिए यहाँ पर फ़्लाइट की सुविधा 17 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन आज इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य मंत्री देवाभाई मालम समेत के कई पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आई है, जिसे लेकर इस वक्त केशोद एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है. खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन,
जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9584647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के बख्शीगंज मोर्चा की मध्य जोन बृहद बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें बख्शीगंज मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता जी विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बख्शीगंज मोर्चा की ओर से आज मध्य जोन बृहद बैठक का आयोजन करवाया गया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बख्शीगंज मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता जी इस बैठक के दौरान विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उनकी ओर से उपस्थित सभी को मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। इसके अलावा इस बैठक के दौरान छोटे बच्चों में किट का वितरण भी किया गया। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही थी और ये पूरा आयोजन रेसकोर्स सर्कल पर मौजूद वाणिज्य भवन में किया गया था। देखिए, गुजरात के हमारे 2 दिन प्रवास थे और कल मैं अहमदाबाद में बख्शीगंज मोर्चे की बैठक में था। हमारे साथ में गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष उदय भाई कांगड़ जी, क्योंकि बख्शीगंज मोर्चा पूरे प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वार्ड तक पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में बख्शीगंज मोर्चे की बहुत अहम रोल होगी। और जो समाज भाजपा से नहीं जुड़ा है, जो माइक्रो OBC है, उसको जोड़ने का काम बख्शीगंज मोर्चे का है, क्योंकि उसको जोड़कर उसको मुख्य धारा में लाया जाए और उस समाज को भी राजनीति में भागीदारी मिले, जिसका उद्देश्य माननीय मोदी जी ने पूरे देश में चलाया है। और पहली प्राथमिकता, क्योंकि गुजरात पूरे देश में यहीं का मॉडल पूरे देश में इस्तेमाल होता है, तो इस बार चुनाव में यहाँ एक ऐतिहासिक विजय होगी। 182 की 82 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि बख्शीगंज मोर्चा पूरे समाज, हर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सरकारी डॉक्टर्स की ओर से 7वें पगार पंच के मुताबिक उन्हें सारे लाभ मुहैया करवाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते उनकी ओर से हड़ताल का आयोजन भी किया गया था। वैसे सरकार की ओर से इन डॉक्टर्स की मांगों का स्वीकार कर लिया गया, जिसके चलते सरकारी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल समेट ली। हालांकि सरकार की ओर से डॉक्टर्स की ये जो मांगों का स्वीकार किया गया है, उसमें आयुष डॉक्टर्स शामिल नहीं होते हैं। ऐसे में आयुष डॉक्टर्स की ओर से अपनी मांगों को साझा करते हुए इस मामले में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर AB गौर को आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर उनके हक में फैसला सुनाया जाए। वैसे आयुष डॉक्टर्स की ओर से भी इस वक्त इस मामले में काली पट्टी धारण कर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। सरकारी डॉक्टर्स जो होते हैं उनको NPA मिलता है। सरकार जब भी NPA में कोई चेंज होता है तो सबका एक साथ GR करती है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार एलोपैथी डॉक्टर्स को NPA के अंदर जो है वो उसमें सुधारा कर दिया गया, लेकिन जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनको नहीं किया गया। जून 2021 से हमारी इस बारे में मांगनी चल रही है। उनको जून 2021 के अंदर उनका 2019 से
एनपीए की मांगे जो है वो उनकी मान ली गई, लेकिन हम तब से मांग कर रहे हैं, तब से अभी तक नहीं हुई। इस वजह से हम 1 साल से लगातार जो है वो ये आंदोलन हमारा चल रहा है। अभी हमारा काली पट्टी बांध करके जो है वो हम बहिष्कार काली पट्टी बांध करके हम आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है वो कर रहे हैं। और ग्लोबल समिट 20, 21, 22 को गांधीनगर के में ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। उस ग्लोबल समिट से पूर्व हमारा 7th पे के अनुसार एनपीए का आदेश हो, इस मांगनी के साथ हम वर्तमान में आंदोलनरत हैं। कल 18 तारीख को जो है, सोमवार को 18 तारीख को हमारी 1 दिवस की सांकेतिक हड़ताल रहेगी और यदि उस समय तक हमें लाभ नहीं मिले तो हम 20, 21, 22 की ग्लोबल समिट का બહિષ્કાર કરેંગે। આજ રોજ અમે વડોદરા ખાતે કલેક્ટર કચેરીએ અમારી આયુષ ડૉક્ટરોની માગણી એનપીએ બાબતની છે। ગુજરાત સરકારે 7 પે પ્રમાણે તમામ ડૉક્ટરોના એનપીએનું ચૂકવવાના આદેશ કર્યા એલોપેથીના, એમાંથી આયુષ તબીબોને બાકાત રાખ્યા અને 2 વખત સરકારે અમને બાંહેધરી આપી કે તમારા આદેશ કરી દેવામાં આવશે, પરંતુ આજ દિન સુધી હજુ આદેશ કરવામાં આવ્યા નથી। એટલા માટે થઈને આજે અમે આયુષ તબીબો આશરે 100 જેટલા કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપી અને ગુજરાત સરકારને એમની જાણ થાય એ માટે થઈને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। ડૉક્ટર સામંતદાઈમાં મેડિકલ ઓફિસર એસોસિએશન ગુજરાત રાજ્ય કલેક્ટર દ્વારા એવું હૈયાધારણ આપવામાં આવી કે અમે મુખ્યમંત્રીશ્રીને આપની રજૂઆત પહોંચાડીશું। આગામી લડત અમારી હડતાલ હશે અને ગ્લોબલ સમિટ જે યોજાઈ રહ્યું છે 19, 20, 21 એનો બહિષ્કાર સુધીના પગલાં પણ અમે લઈશું। नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी परिक्रमा यानी कि पंचकोशी परिक्रमा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। चैत्र माह की शुरुआत से ही नर्मदा मैया की पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत हो जाती है, जिसके चलते हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में भक्त पंचकोशी परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। चैत्र माह की शुरुआत होते ही नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत हो जाती है, जिसे उत्तरवाहिनी परिक्रमा भी किया जाता है। दरअसल चैत्र माह के दौरान चलने वाली ये परिक्रमा 16 किलोमीटर की होती है और इस रास्ते को कटने में तकरीबन 4 घंटों का वक्त लगता है। वैसे नर्मदा मैया की इस परिक्रमा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। दरअसल जो भी परिक्रमा के दौरान नर्मदा मैया की सच्ची भक्ति करता है उसे किसी न किसी रूप में नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे पंचकोशी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने के लिए गुजरात समेत अन्य राज्य के लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। इस बार भी पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी तादाद में भक्त परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। રાજપીપળાથી આવ્યા છે, અમે 6 વાગ્યાના નીકળ્યા છે અને અમે જોઈન્ટ ફેમિલીમાંથી આવ્યા છે। અમે 21 જણ મેમ્બર્સ છે અને 4-5 બેન છે, મામા મામી, મમ્મી પપ્પા, અને અહીંયા ઘણું સારું લાગે છે અને અહીંયા ગાડી રસ્તે રસ્તે સેવા બી કરે છે અને અમુક લોકોને એમ ચા પાણીનો નાસ્તો પણ કરવામાં આવે છે, જેથી રાહત મળે એમ। દૂર દૂરથી જો બહેનો બધા આવે છે તે એમને ખાવા પીવાની તકલીફ ના પડે રસ્તે, તો તેની અમે સેવા આપીએ। ત્યાંના કેળા છે, બિસ્કિટ છે, જમરૂક છે। આજે 5 વર્ષથી છેલ્લે 5 વર્ષથી ચાલ્યું છે ને આ વર્ષો પુરાણી અમારા ગામને એક મહારાજ હતા શક્તિ હતા, ત્યાં ચાલુ આવ્યું છે। મહારાષ્ટ્રના આવે, એમપીના આવે, બધાના જ આવે ને સ્ટેટ પુના બેંગ્લોરના હો આવે। હતો તો બહુ મોટું ચાંદ હતો આમ નર્મદા આખા તે જ્યાંથી નીકળી નર્મદા મૈયા ને આ આટલું સ્થળ છે ઉત્તરવાહિની નર્મદા ને 5 વર્ષમાં એક કરે એની પરિક્રમા કઈ મોટી પરિક્રમા કરવા। मैं तो फिलहाल वैल्यूर के पास था, नौकरी करता था। अभी तो मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ। जगन्नाथ कुंटे जी की बुक है नमामि नर्मदे पढ़ी थी और हमारे मित्र हैं सतीश अनंत चुरी, उन्होंने भी हमें बताया था कि ये परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो 12 मास परिक्रमा करिए छे। हम तो शेरा गामना छे અને ચૈત્ર મહિનામાં અમે કેમ્પ લગાવેલો છે, પણ જે 12 માસ પરિક્રમા ચાલતી હોય ત્યાં આગળ અમારે મોટી પરિક્રમા પણ કેમ્પ ચાલુ છે અને ચૈત્ર મહિનામાં પણ ચાલુ છે। કોના દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે? અમારે એક કાકા છે બોમ્બેના, શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનના આશ્રમ ખોલ્યો છે શેરામાં, એના તરફથી છે।
डभोई तालुका के कई किसान सिंचाई के लिए नर्मदा कैनाल के पानी पर निर्भर है। दरअसल गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में किसानों की फसल जल सकती है और इसके अलावा पशुओं को भी बिना पानी के काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऐसे में डभोई के विधायक शैलेश मेहता की ओर से नर्मदा कैनाल में से किसानों को पानी मुहैया करवाने की मांग करते हुए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा गया है। ऐसे में इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो आपको सुनाते हैं। आज रोज डभोई तालुकाना ખેડૂતોને જે મુશ્કેલી પડી રહી છે, કેનાલોમાં પાણી છોડવામાં નથી આવતું, એના લીધે ઉનાળુ પાક સુકાઈ જાય એવી પરિસ્થિતિમાં આવી રહ્યું છે। ગઈકાલે પંચાયત સંમેલન બોલાવ્યું હતું, એમાં પણ ઘણી રજૂઆતો આવી હતી। જે મધ્યપ્રદેશથી આદિવાસીઓ અહીંયા આગળ આવ્યા છે ને એમની જે વસાહતો છે, 20 જેટલી આદિવાસી વસાહતોમાંથી 4 જેટલી વસાહતોના આદિવાસીઓ આ ખેતી પર જ નિર્ભર કરે છે। ત્યારે જો સિંચાઈના પાણી ના મળે તો આ ઉનાળુ પાક બધાનો ખતમ થઈ જાય અને લોકોને ખૂબ મોટું નુકસાન થાય એવી પરિસ્થિતિ છે। આ બાબત ખેડૂતોએ રજૂઆત કરી છે। એના અનુસંધાનમાં આજે મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખ્યો છે, મુખ્ય સચિવને પણ પત્ર લખ્યો છે કે આ લોકોને તાત્કાલિક પાણીનું આયોજન કરાવવું જોઈએ। સિંચાઈ વિભાગને કહીને જો પાણી આપવામાં આવે તો એમનો પાક બચી શકે અને આ રીતે મુખ્યમંત્રીનું ધ્યાન દોર્યું છે અને મને આશા છે કે સરકાર આમાં હકારાત્મક પગલાં લેશે અને જે રીતે બીજે ઉત્તર ગુજરાતમાં પાણી આપવાની વાત આવી છે એ જ રીતે આ વિસ્તારના ખેડૂતોને પણ પાણી આપવામાં આવે કે જેથી લોકોનો ઉનાળુ પાક બગડે નહીં। આજે જે કલેક્ટરની સંકલન સમિતિની મિટિંગ હતી ત્યાં પણ સંકલનમાં પણ કલેક્ટરશ્રીને પણ મેં વાત કરી હતી કે આ ખેડૂતો આંદોલનના માર્ગે જાય એના કરતાં આપણે સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારીને ઉનાળુ પાક કોઈ ખેડૂતોનો બગડે ના એને માટે આ પાણી છોડવાની વાત કરી છે અને કલેક્ટર પણ સરકારમાં રજૂઆત કરે એના માટે મેં એમને સૂચન કર્યું હતું। એમને પણ હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો છે। જોઈએ સરકાર શું પગલાં લે છે। પણ અત્યારે અમે પત્ર મોકલી આપ્યો છે મુખ્યમંત્રીને મુખ્ય સચિવ। शिनोर में मौजूद अनसुया माताजी के मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी चैत्र पूनम के मेले का आयोजन हुआ है, जिसके चलते बड़ी तादाद में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के दौरान धार्मिक परंपराओं पर ब्रेक लगने से कई धार्मिक परंपराएं टूट गई थी, लेकिन अब कोरोना की असर में से लोगों को मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शिनोर में जो महासती अनसुया माताजी का मंदिर मौजूद है, वहां पर हर साल के मुताबिक इस साल भी चैत्र सुद पूनम के मेले का आयोजन हुआ है। दरअसल इस चैत्र सुद पूनम के मेले में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से माताजी को जो गहने अर्पित किए गए थे, इस दिन यही गहने माताजी को पहनाकर उन्हें सजाया जाता है। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्त पहुँचते हैं और मेले का आयोजन होता है। मात की जय। હું શ્રી રાકેશ જોશી, અનસુયા માતા પૂજારી પ્રગતિ મંડળ પ્રમુખ। ચાલુ સાલે ચૈત્રી પૂનમનો મહામેળો અહીંયા ઉજવવામાં આવેલો છે અને અમારા અનસુયા માતા પૂજારી પ્રગતિ મંડળ દ્વારા જાહેર ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। તો એ ભંડારામાં આવેલ દરેક ભાઈ ભક્તો પ્રસાદી રૂપે લઈ રહ્યા છે અને ખૂબ આનંદથી મેળાની મજા માણી રહ્યા છે। ચાલુ સાલે માતાજીની કૃપાથી કોવિડ-19ની જે દશા બેઠી હતી આપણી ઉપર પૂરા દેશમાં, તો છેલ્લા 2 વર્ષથી આ મેળાનું આયોજન થયેલ નહીં ને ચાલુ સાલે માતાજીની કૃપા ગણો કે જે ગણો તે ભાઈ ભક્તોના આશીર્વાદ લેવા માટે માતાજીએ આ મેળાનું આયોજન કરવા માટે પ્રેરણા આપી અને જે મેળો ચાલુ થયો છે ને લોકો ખૂબ આનંદથી એન્જોય કરી રહ્યા છે અને પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે। અને આજ રોજ સરકારશ્રી તરફથી ગાયકવાડશ્રીએ જે ભેટમાં ધરેલા શણગાર જે સરકારશ્રી પાસે જમા હોય છે અને જે આજ વર્ષમાં એકવાર માતાજીને શણગાર પહેરવામાં આવે છે, તો દરેક ભાઈ ભક્તો એ શણગારના દર્શનના લાભ લઈ રહ્યા છે। महासती अनसुया मात की जय। आजकल शादियों में दुल्हन अपने लिए विभिन्न तरह के ब्राइडल लहंगे तैयार करवाती है।
वैसे वडोदरा में अलकापुरी इलाके में त्रिशास गैलरी मौजूद है, जहां पर 43 डिज़ाइन एग्जीबिशन इस वक्त आयोजित किया गया है। दरअसल आज सुबह 10 बजे से इस एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है, जिसमें जामनगर की बांधनी, राजकोट पाटन के पटोले, पैठनी साड़ी समेत विभिन्न तरह के ब्राइडल लहंगे आपको देखने मिल सकते हैं। ऐसे में दीपाली डिज़ाइन की दीपाली व्यास की ओर से इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी गई है। હેલો બરોડિયન્સ, ગુડ મોર્નિંગ। હું દીપાલી વ્યાસ ફ્રોમ દીપાલીસ ડિઝાઇન્સ જામનગર આપના માટે બરોડાના આંગણે ખાસ લઈને આવી છું બ્રાઇડલ કલેક્શન। અત્યારે જે ટોપ ઓફ ધ નેશન ચાલી રહ્યું છે રણબીર કપૂર આલિયા ભટ્ટના વેડિંગ અને એના બ્રાઇડલ અટાયર, બરાબર? તો ડિઝાઇનર વેરનું અત્યારે બધાને ઘેલું લાગેલું છે, તો હું ખાસ આપના માટે બ્રાઇડલ કલેક્શન ડિઝાઇનર ચણિયાચોળી કિફાયતી દામે ખાસ લઈને આવી છું, જેમાં મેં બાંધણીના પ્રયોગો ઘણા કર્યા છે। કાંજીવરમ સાથે બાંધણી, ચેન્નાઈ સિલ્ક સાથે બાંધણી, ગજી સિલ્કના ગાઉન્સ, કફતાન, ચણિયાચોળી, રિસેપ્શન વેર, સમર કલેક્શનમાં કોટનની બાંધણીના શરારા, પ્લાઝોઝ, ટી શર્ટ્સ, શર્ટ્સ, અજરખના પેન્ટ, અજરખની સાડીઓ, ઘરચોળા, પાનેતર, હેન્ડવર્કનું બધું જ બ્લાઉઝ, હલ્દી મહેંદીના ડ્રેસીસ, દુપટ્ટા। તો આપ સૌ ખાસ મુલાકાત લો ત્રિશા ગેલેરી ચિત્તલપુર રોડ। આજ અને કાલ આપની માટે હું ખાસ લઈને આવી છું, તો અવશ્ય લાભ લેશો। અને ત્યાર પછી પણ આપને લાભ લેવો હોય તો બરોડામાં પણ મારી બ્રાન્ચ ખુલી રહી છે। સન ફાર્મા રોડ પર નારાયણ ઓરા એપાર્ટમેન્ટ છે, એના 9th ફ્લોર પર A904, અને મારા ભાભી છે ભૂમિકા વોરા, તમે એને કોન્ટેક્ટ કરી શકો। कुकस के बारगाम पाटीदार समाज के युवा मनीष पटेल ने जिला, राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। दरअसल मनीष पटेल कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे और अब वहां पर आयोजित होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए लिबरल पार्टी में से उनकी नियुक्ति हो गई है, जिसके चलते इस वक्त बारगाम में मौजूद उनके परिजनों को हर कोई शुभकामनाएं दे रहा है। साल 2007 में स्टूडेंट वीज़ा लेकर कुकस का मनीष पटेल ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। दरअसल कई साल वहां पर बिताने के बाद अब कुकस गांव के युवा मनीष पटेल की लोकसभा में आने वाले चुनाव में ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी में से नियुक्ति कर दी गई है, जिसके चलते उन्होंने बारगाम पाटीदार समाज समेत जिला, राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। वैसे इस बात के सामने आने के बाद मनीष पटेल के परिजन जो कुकस में मौजूद है, वहां पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए हर कोई पहुंच रहा है और उनके परिजनों की ओर से भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। मारा सुपुत्र चिरंजीवी मनीष 2007 अंदर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पर गयो। त्यार पछी एनी अंदर थोड़ू देश सेवा, पब्लिक सेवानो जे एक सद्गुण हतो ते मुजब एने ते ऑस्ट्रेलियानी लिबरल पार्टी जॉइन करी। हाल एने लिबरल पार्टीमांथी जे सत्तामां छे एमना तरफथी टिकिट आपवामां आवी छे लोकसभानी। ए लोकसभानुं इलेक्शन जे लड़ी रह्यो छे ते बदल मने व्यक्तिगत माँ बाप तरीके तो आनंद छे ज, परंतु वधारे आनंद अने गौरव आपणा जे अमारो समाज छे बारगाम पाटीदार समाज, एनो मने खास के भाई अमारा समाजमां आवा सुपुत्र है, आवा रत्न है। अने वधारे तो हूँ देश पर मानु छे कि मारो भारत देश में आवा सुपुत्र अने रत्न जे पैदा थया एनाथी मने वधारे आनंद अने गौरव है। एनो ध्येय तईनी जे सरकार तरफथी पब्लिके जे प्रेम अने सह सहकारथी एने जे तको आपी ए एना दिलनी अंदर एनो खूब खूब एना सद्भावनाओनो आभार हतो। ते माटे एना देशनी, ऑस्ट्रेलिया देशनी, तेना पब्लिकनी तमाम प्रकारनी सेवाओं करवानो एनो इरादो छे। अने साथे साथे एना आपणा भारत देश साथे ऑस्ट्रेलियाना जे कंई संबंधो छे ए मैत्रीपूर्ण संबंधो तो छे ज, पण वधारे सारा संबंधो थाय अने ए देशमांथी अने आदान प्रदान वधे अने सारा फायदाओ आपणने आपणा देशने पण थाय। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए प्रमुख डॉक्टर मोंटू पटेल का पारुल यूनिवर्सिटी में आज सम्मान किया गया।
भारत सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक संस्था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चल रही है, जो पूरे देश में फार्मेसी के व्यवसाय और प्रैक्टिस के नियमन का ध्यान रखता है। दरअसल इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की रचना साल 1948 में फार्मेसी एक्ट के तहत की गई थी। आपको बता दें कि अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए प्रमुख के तौर पर गुजरात के डॉक्टर मोंटू पटेल की नियुक्ति हो गई है, जिसके चलते वडोदरा में मौजूद पारुल यूनिवर्सिटी में उनके सम्मान समारोह को आयोजित करवाया गया था। वैसे इस मौके पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य डॉक्टर नीलिमंका दास और रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र सिंह का सम्मान भी किया गया और इस कार्यक्रम के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अन्य अग्रणी सदस्यों की भी मौजूदगी रही। वैसे डॉक्टर मोंटू पटेल की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित सभी का धन्यवाद अदा किया गया और साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए प्रमुख के तौर पर आने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का धन्यवाद भी उनकी ओर से अदा किया गया। आज पारुल यूनिवर्सिटी में गुजरात राज्य फार्मेसी काउंसिल हूँ प्रमुख तरीके छूँ और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल इंडिया में प्रमुख तरीके जवाबदारी एटले इलेक्शन में हूँ चूंटाईने आव्यो छुं अने सन्माननो कार्यक्रम राख्यो छे अने पारुल यूनिवर्सिटी अने बाकीनी जे साउथनी जे कॉलेजों छे बधाए साथे मळीने मारुं सन्मान करवानो प्रोग्राम राख्यो छे। परंतु आ बधी फार्मसी काउंसिल इंडिया एक फार्मसी ने रेग्युलेट करती बॉडी है और एम फार्मसी काउंसिल मारी साथे बीजा 10 मेम्बर पण बीजा स्टेटथी आवेला छे ने गुजरातनी एक पारुल यूनिवर्सिटी एक सारामां सारूं काम करी रही है ए पण ए लोको जोवा मागता हता एटले एमने साथे लईने आव्या छे अने आवनारा समयमां फार्मसी काउंसिल इंडिया एक गुजरातनुं ज्यारे नेतृत्व मळ्युं होय त्यारे बधा आखा इंडियानी नजर गुजरात पर छे एटले मने लागे छे के गुजरातनी कॉलेजों और गुजरातना जे शिक्षक है बधाने एक सारू एज्युकेशनનું माध्यम मળી રહે, सारू उच्च क्वॉलिटीનું एज्युकेशन गुजरातना लोकोने मળી રહે, इंडियाना लोकोने मળી રહે એ માટેનો આજનો કાર્યક્રમ વિઝન માટેનો છે અને ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઇન્ડિયા આવનારા સમયમાં જે કામ કરશે એ છેલ્લા 75 વર્ષમાં ના થયા હોય એવા કામ ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઇન્ડિયા કરવા જઈ રહી છે। ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઇન્ડિયામાં અત્યારે ઘણા એવા પ્રશ્નો છે કે शिक्षकों सेलरी नहीं मळता आखा इंडिया में घणी एवी डीम यूनिवर्सिटी अथवा तो जे बोगस यूनिवर्सिटी घरे बैठा डिग्री आपे छे एवा घणा एवा प्रश्नों जे बधाने आपणे जे बोगस रीते डिग्री लेवा छे बधाने अटकावीशुं। वत्ता जे फार्मडीनो कोर्स है ए फॉरेननी समकक्ष कारण के आपणा प्रधानमंत्री श्री अने आपणा हेल्थ मिनिस्टर साहेबनुं पण विजन है कि भारतनुं शिक्षण ए बहारना एज्युकेशन साथे मैच थवुं जोईए अथवा तो एने एलिजिबल थवुं जोईए। तो मने लागे छे एना पर आपणे काम करीशुं अने फार्मडीनुं जे एज्युकेशन जे छे ए यूएसए कैनेडा ऑस्ट्रेलिया दरेक जग्याए आपणा अहींना स्टुडंटो त्यां जाए तो एलिजिबल थाय ने त्याना लोको इंडिया में एज्युकेशन लेवा आवे एवी नवा शिक्षण अथवा तो नवो एज्युकेशननो सिलेबस बनवानी कामगीरी अमे करीशुं। अने मेडिकल डिवाइस जे रूल्स आवी गया 2017 में हजू पण सिलेबस में नहीं आव्युं तो एनुं पण एक मास्टर इन मेडिकल डिवाइस शुरू करवाना बधा मेम्बरोनो विचार छे। नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे की अगुवाई में राजपीपला कलेक्टरेट ऑफिस पर संकलन समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। राजपीपला कलेक्टरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में नर्मदा जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे की अगुवाई में संकलन समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक के तहत जिला पंचायत के प्रमुख परुषाबेन वसावा, जिला विकास अधिकारी अंकित पन्नू, नायब वन संरक्षण निवासी अधिक कलेक्टर समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। सभी की ओर से इस बैठक के तहत आम जनता की सुखाकारी के मुद्दों के मामले में चर्चाएं की गई और जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों का हल कैसे लाया जाए, इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे की ओर से सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।